हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग इस वीडियो में आरटीई 2009 के बारे में पढ़ेंगे जो सीटेट में बहुत ज़्यादा आता है। इसका कम से कम 4-5 नंबर का आता ही आता है। सीडीपी में भी पूछा जाता है और आरटीआई पैडागोजी में लगभग हर जगह आ जाता है, जो भी हमारे पांचों सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सीडीपी, ईवीएस में। तो बहुत अच्छी तरीके से इसमें एक ही स्लाइड में हैंड रिटेन नोट्स है। हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इसमें आज देख लेंगे तो आरटीआई 2009 का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बहुत छोटे से वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये ये आरटीआई है, राइट टू एजुकेशन, जो पॉलिसी आई थी 2009 में। तो इसके थ्रू हम लोग देखते हैं इसमें जो 2009 में आया था आरटीआई, और उसके बाद इसमें 38 सेक्शन थे जिसको हम लोग धारा बोलते हैं, और 7 चैप्टर थे। मतलब 7 चैप्टर थे, 7 पार्ट बोल सकते हैं, 7 पार्ट में से, और इसको डिवाइड किया गया था टोटल 38 सेक्शन में। फिर हम लोग जो है इसको, जो इम्पोर्टेंट आया हुआ है, जो बार बार एग्जाम में आता है, वही हम लोग इसमें देखेंगे। तो धारा के बारे में भी देखेंगे, चैप्टर की सातों चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट धारा आया था उसको हम लोग देख लेंगे। और प्रीवियस ईयर में लगभग हर बार ही आता रहता है। तो इसका आरटीआई का फुल फॉर्म क्या था? राइट टू एजुकेशन, जो बच्चों के लिए एजुकेशन का जो अधिकार था उसके अधिनियम 2009 में पास किया गया था। तो इस पर क्वेश्चन जो आता है उस पर हम लोग इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे आज क्या है। सबसे पहले चैप्टर 1 था इसमें। तो चैप्टर 1 में धारा फर्स्ट में लिखा था, धारा फर्स्ट के बारे में आरटीआई का पूरा नाम बताया गया था। जो चैप्टर फर्स्ट के धारा पहले में आरटीआई का पूरा नाम बताया गया था, और क्या था? ये था राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2009। मतलब फ्री और जरूरी शिक्षा, जो 2009 अधिनियम आया था, इसका पूरा नाम था। ये भी पूछ लेता है कि आरटीआई का पूरा नाम क्या था, तो क्या था? राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2009। और चैप्टर 1 के धारा 2 में क्या था? धारा 2 के अंतर्गत सामान्य बच्चे, असमर्थ बच्चे की परिभाषा के बारे में बताया गया था कि तो जो सामान्य बच्चे हैं, जनरल हैं, जिनको कोई दिक्कत नहीं है, उनकी परिभाषा क्या हो सकती है। और दूसरा असमर्थ, जो डिसेबिलिटी होती है या जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनके बारे में बताया गया था कि वो जो असमर्थ बच्चे हैं उनकी परिभाषा को धारा 2 में बताया गया था, चैप्टर 2 में। फिर था चैप्टर 2 आया था। चैप्टर 2 में धारा 3 में इसके अंतर्गत बच्चों की आयु के बारे में बताया गया था कि किस आयु के बच्चे इस आरटीआई आरटी के अंतर्गत आएंगे, किस आयु के बच्चे रहेंगे। उसमें सबसे पहले आया था कि 6 से लेके 14 साल के जो बच्चे हैं, सामान्य बच्चे हैं, जो सामान्य बच्चे वो आएंगे, उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। 6 से लेके 14 वर्ष के जो सामान्य बच्चे हैं, ये हमेशा बार बार आता है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किस एज के बच्चों को दी जाती है? तो 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों को दी जाती है। फिर धारा 3 में ही था, जो असमर्थ बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे या डिसेबिलिटी जिनको कुछ होती है, उनकी एज थोड़ा 6 से लेके 18 वर्ष कर दी गई थी। यहाँ पे 6 से लेकर 14 थी जो सामान्य, और इनको 4 वर्ष ज्यादा बढ़ा के दे दिया गया था। तो 6 से 18 वर्ष तक के जो सामान्य बच्चे थे, 6 से 18 वर्ष के जो असमर्थ बच्चे थे, उनको भी निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा कंपलसरी कर दिया था इस आरटीई के थ्रू 2009 में जो पारित हुआ था। और धारा 4 में आता है, चैप्टर 2 के धारा 4 में क्या था कि धारा 4 में आया था कि बच्चों को आयु के अनुरूप उनकी कक्षा में दर्ज कराया जाए। बच्चों की जितनी भी मतलब एज रहेगी उसके अनुरूप ही उनको कक्षा दिया जाए। ऐसा नहीं है कि बच्चे की आयु बहुत कम हो उनको ऊपरी दर्जे में एडमिशन दे दिया जाए। तो आयु के हिसाब से क्लास में उनको कंपलसरी, जिस आयु के बच्चे हैं उसी क्लास में उनका एडमिशन दर्ज कराएगा। इसके अंतर्गत धारा 4 के अंतर्गत ये प्रारूप दिया गया था। फिर धारा 5 में आया था कि इसके अंतर्गत बालकों को विद्यालय छोड़ने या स्थानांतरण करने पर प्रमाण पत्र, स्थानांतरण प्रमाण पत्र जो टीसी होता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट बोला जाता है, उसको 7 दिन के अंदर विद्यालय के प्रिंसिपल के द्वारा देना होता है। जब कोई बच्चा स्कूल छोड़ देता है तो उसको दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए टीसी की जरूरत पड़ती है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो उसको प्रिंसिपल को कंपलसरी ये नोटिस दिया जाता है कि 7 दिन के अंदर आप बच्चे का टीसी दे दें। तो ये किस धारा के अंतर्गत? चैप्टर 2 के धारा 5 में आया था। फिर अगला देखते हैं। फिर इसमें चैप्टर 3 में आया था, धारा 6 था। इसमें था कि घर और विद्यालय के बीच की दूरी बताई गई थी कि घर और जो विद्यालय है, बच्चों का जो घर और विद्यालय में अधिकतम कितनी दूरी होनी चाहिए। तो ये जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे होते हैं, 1 से 5 तक के जो बच्चे होते हैं, उनका घर से विद्यालय की दूरी केवल 1 किलोमीटर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसीलिए गांव में, गांव के बाहर जो
स्कूल बनाए जाते हैं कि घर से बच्चों को जाने में आसानी हो और डिस्टेंस भी ज़्यादा ना हो। और जो उच्च माध्यमिक विद्यालय में है, जो 5 से अपर वाले में जाते हैं, 6 to 8 वाले में, उनके लिए 3 किलोमीटर तक प्रावधान है कि अगर वो 3 किलोमीटर तक है तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आता है कि घर से विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए प्राइमरी वाले बच्चों के लिए और अपर प्राइमरी के लिए कितनी होनी चाहिए। तो प्राइमरी के लिए 1 किलोमीटर है और अपर प्राइमरी के लिए 3 किलोमीटर है। फिर उसके बाद धारा 7 में क्या आया था कि जो राशि स्कूल को मिलती है आरटीई के थ्रू, वो उसका क्या होगा, कितना परसेंटेज। तो केंद्र 60% उसमें पैसा लगाती है। अगर 100 रुपया कहीं पे इन्वेस्ट होता है तो उसमें से 60 रुपया केंद्र लगाती है और 40 रुपया राज्य स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। और ये नॉर्थ स्टेट में जो होता है वहाँ पे ये 90% सेंट्रल गवर्नमेंट है और 10% राज्य गवर्नमेंट है। फिर उसके बाद आता है चैप्टर 4, विद्यालय और शिक्षकों का। इसमें कर्तव्य बताया गया है कि विद्यालय का क्या कर्तव्य होगा और शिक्षक का क्या कर्तव्य होगा, ये भी इसमें बताया गया है। धारा 12 आता है चैप्टर 4 के अंदर। इसमें ईडब्ल्यूएस विद्यार्थियों के लिए 25% का आरक्षण है। ये भी पूछा गया है, 2023 में आया है कि ईडब्ल्यूएस में आरटीई के थ्रू कितना आरक्षण मिलता है। जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के बच्चे होते हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, उनको 25% का आरक्षण दिया जाता है। फिर धारा 13 में आता है, ये धारा नहीं पूछता है लेकिन ये ज्यादा ये पूछ लेता है कि ईडब्ल्यूएस में क्या होता है बच्चों में, और प्राइमरी अपर प्राइमरी में दूरी कितनी होनी चाहिए और केंद्र सरकार का कितना योगदान होता है, इस तरीके से आता है। तो धारा बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है सीटेट में, बस आरटीआई टोटल क्या होता है ये जानना जरूरी है। तो उसके बाद में किसी एडमिशन लेने के लिए बच्चों के माता पिता का कोई टेस्ट नहीं लिया जाएगा। जैसे बड़े बड़े स्कूलों में क्या होता है, वहाँ पे बच्चों के साथ मम्मी पापा के भी लोग गार्जियन का भी टेस्ट लेते हैं। तो ये बहुत खराब नियम था, इसको हटा दिया गया है आरटीई के थ्रू। तो इसमें कोई टेस्ट नहीं लिया जाएगा। और जो बच्चे आरटीई के अंतर्गत आते हैं उनको जो है उनका कोई फीस नहीं लिया जाएगा, उनको कोई फीस नहीं ली जाती है। फिर उसके बाद में आता है कि ये भी हो गया। फिर है इसके अंतर्गत जन्म प्रमाण पत्र नहीं होने पर बच्चे को किसी विद्यालय में, अगर किसी बच्चे का जन्म प्रमाण बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तब भी उसको एडमिशन दे दिया जाएगा, एडमिशन से नहीं रोका जाएगा। फिर धारा 15 में था कि इसके अंतर्गत बच्चों को हर हाल में दाखिला दिया जाएगा, चाहे वह शैक्षणिक, मतलब कोई बच्चा, इसका ये मतलब था कि कोई बच्चा चाहे मतलब 6 महीने के बाद एडमिशन ले, किसी भी साल के किसी भी महीने में आए तो उसको एडमिशन लेने से रोका नहीं जाएगा, उसका एडमिशन किया जाएगा। मतलब उसको पढ़ाई कंपलसरी दिया जाएगा, उसका नहीं कहा जाएगा कि आप लेट हो गए हैं आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद में आता है इसके अंतर्गत विद्यालय में बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। ये बहुत कंपलसरी था कि किसी भी बच्चे को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं करना, मतलब उसको मारना पीटना नहीं है, बच्चे को प्यार से समझाना है। मेंटली और फिजिकली भी किसी तरह का हरास नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में धारा 21 में आया था तो जो एसएमसी होता है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल में कमेटी जो बनाई जाती है उसमें 3/4 3/4 सदस्य जो स्कूल के होंगे, और उसमें जो 3/4 सदस्य स्कूल के होते हैं उसमें 50% मतलब आधा फीमेल रहेंगी। तो ये था मेन। उसके बाद में फिर आ जाता है कि धारा 23 जो है चैप्टर 4 में ही है, अध्यापक की योग्यता निर्धारित की गई है कि किस तरह का, क्या उनकी योग्यता होनी चाहिए, क्या उनकी डिग्री होनी चाहिए प्राइमरी में पढ़ाने के लिए, अपर प्राइमरी में पढ़ाने के लिए, धारा 23 में दिया गया है। इसके अंतर्गत 24 जो है धारा, उसमें क्या है, शिक्षक के कर्तव्यों की बात की गई है। 27 में क्या है, शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है। मतलब आरटी 2009 के अनुसार अगर कोई टीचर गैर पढ़ाता है तो उसको किसी अन्य डिपार्टमेंट में भेज के उसका गैर शैक्षणिक कार्य, जिसमें पढ़ाई के बाद में कुछ कोई काम करना हो, तो उसमें उसको नहीं लगाया जाएगा। जैसे सब लोग इलेक्शन ड्यूटी में लगा देते हैं, वोटिंग काउंटिंग में लगा देते हैं, तो इस तरह का ये गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जा सकता है। आरटीई 2009 में था। और 28 में क्या है, धारा 28 में एक अध्यापक कोई भी ट्यूशन कक्षा नहीं ले सकता। ये भी उसमें आया कि अध्यापक अगर स्कूल में पढ़ा रहा है तो वो क्या करेगा, कोई ट्यूशन क्लास नहीं ले सकता है, ये कंपलसरी है। फिर उसके बाद में चैप्टर 5 आता है। चैप्टर 5 में धारा 30 के अंतर्गत आता है कि विद्यालय को कक्षा के लर्निंग रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है। अध्यापक को कक्षा के बच्चों का लर्निंग, मतलब बच्चे किस तरह से पढ़ाई करते हैं, उनका कौन सा बच्चा कमजोर है, कौन सा बच्चा स्ट्रांग है और बच्चे की क्या वीकनेस है, ये सब सारा रिकॉर्ड, उसका शैक्षणिक जो रिकॉर्ड होता है वो रखना अनिवार्य होता है, जिसको पोर्टफोलियो बोलते हैं।
तो बच्चे का पोर्टफोलियो अगर अभिभावक कभी भी आए कि बच्चे की क्या प्रगति रिपोर्ट है तो उसको तुरंत मिल जाना चाहिए। तो ये कंपलसरी है, धारा 30 के अंतर्गत था। फिर चैप्टर 5 में धारा 25 के अंतर्गत क्या है, छात्र और शिक्षक रेशियो है, अनुपात है, मतलब कितने बच्चों पर कितने टीचर को रखा जाना चाहिए। तो अगर प्राइमरी में है, प्राइमरी में अगर किसी क्लास में 30 बच्चे हैं तो वहां पे टीचर का रेशियो क्या होना चाहिए, वहां पे 1 होना चाहिए। हर 30 बच्चे पे एक टीचर का होना कंपलसरी है प्राइमरी में। और अपर प्राइमरी में अगर 35 बच्चे हैं तब उस पर एक टीचर लगेंगे, मतलब 35 बच्चे से ज्यादा नहीं होने चाहिए एक टीचर पर। अगर 35 बच्चे से ज्यादा हो रहे हैं तो फिर टीचर की संख्या बढ़ा दी जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन बार बार आता है सीटेट में कि प्राइमरी में छात्र और शिक्षक रेशियो क्या होना चाहिए, 30 होना चाहिए। और अपर प्राइमरी में क्या होना चाहिए, 35 छात्रों पर एक टीचर होना चाहिए। फिर उसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट नोट हमेशा ये आता है कि 1 से 5 तक जो प्राइमरी स्कूल है उसमें न्यूनतम कार्य दिन कितने होने चाहिए, मतलब 365 दिन का जो साल होता है इसमें कम से कम कितने दिन स्कूल चलना चाहिए या काम होना चाहिए। उसमें होता है 200 दिन कम से कम स्कूल चलना चाहिए। जो न्यूनतम कार्य दिवस क्या होना चाहिए, मिनिमम 200 दिन तो स्कूल ओपन होना ही चाहिए। इसको 200 दिन दे दिया या घंटे में अगर काउंट करेंगे तो 800 घंटा, 200 दिन या 8 घंटा, 800 घंटे, 800 घंटे मतलब स्कूल पूरे साल में चलने चाहिए। और जो अपर प्राइमरी है 6 से 8 तक का होता है उसमें ये 220 दिन है, इसमें से 20 दिन बढ़ा दिया गया है। और ये 200 घंटे भी बढ़ा दिए गए, 1000 घंटा होना चाहिए। मतलब अपर प्राइमरी में 220 दिन 365 दिन में स्कूल चलना चाहिए और घंटा कितना होना चाहिए, 1000 घंटा होना चाहिए। और जो वीकली अगर देखा जाए, जो वीकली बार बार आता है कि मतलब वीक में कितनी पढ़ाई होनी चाहिए, तो वीकली के लिए हम लोग देख सकते हैं वीकली में 45 दिन जो है 45 वर्किंग आवर होना चाहिए। मतलब एक हफ्ते में 45 घंटा किसी टीचर का काम लगना ही चाहिए। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि आज आरटीई का पूरा निचोड़ क्या था। अगर हम लोग इस सेक्शन को पूरी तरीके से देख लेंगे, एक बार वीडियो को आप लोग रिपीट करके और देख लीजिएगा, लगभग सब कुछ क्लियर है। इसमें जो भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।